हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम देखेंगे नया टॉपिक जो होगा आपका संविधान की विशेषताएं। इसमें हम संविधान के बारे में देखेंगे, ठीक है। कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। जो कि आपका अनुच्छेद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कि जैसे अनुच्छेद नंबर 17 ये क्या है, अनुच्छेद नंबर 22 आर्टिकल जिसको बोलते हो आप अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जानकारी के लिए भी, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। अब पहला पॉइंट देखते हैं हम। संविधान के दो रूप होते हैं, एक तो लिखित और दूसरा अलिखित। मीन्स एक हो जाता है आपका रिटन और दूसरा ओरल हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ये बात आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि अमेरिका में ही सबसे पहले संविधान लिखा गया था। दूसरा, विश्व का पहला अलिखित संविधान क्या है, ब्रिटेन है, ठीक है। अलिखित मतलब लिखित बोले तो अमेरिका, और अलिखित जहाँ पे बिना लिखा है, ठीक है, मतलब ऐसे ओरली रूल है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, वो कौन से देश में है, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन को बनियों का देश भी कहा जाता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेपोलियन का देश कहा जाता है। भारत ने संसदीय शासन पद्धति को स्वीकार किया है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि भारत में संसद होती है, ठीक है। एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट आपका, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और जो हमारा भारत का संविधान लिखा गया है, इसमें कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं, मीन्स 395 आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में इसे बांटा गया है। इतनी बात भी आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय संविधान लचीला और कठोर है, ठीक है। सिर्फ कठोर नहीं, हमारा संविधान जो है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है, अर्थात दोनों का मिश्रण है, ठीक है। एक तरीके से देखते ही होगे आपकी, अगर काफ़ी कुछ ऐसा है जो कानून बना है लेकिन उसका भी एक उल्टा कानून बना है, उस कानून को तोड़ने के लिए भी हमारे देश में कानून बनाए गए हैं। क्राइम का भी, जैसे कोई क्राइम कर देता है तो क्या होता है, क्राइम से बचने का भी संविधान हमारे देश में बनाया गया है। ये क्राइम से करने के बाद भी बचाया जा सकता है लोगों को, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं लचीला, मीन्स फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन ने भारत के संविधान पर कुल 4 लोगों के प्रभाव को दर्शाया है, ठीक है। और ये 4 लोग को मैं पहले से बता चुका हूँ, यहाँ भी मैंने नोट कर रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये चारों लोगों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इन 4 लोगों के प्रभाव से ही हमारा संविधान बना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, संविधान का स्वरूप क्या है, संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि इसका जो स्वरूप है वो क्या है, संघात्मक है। संघीय प्रणाली पर आधारित है, पूरा संघ लेके चलता है, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो एक है, मतलब, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, इसकी आत्मा एक तरीके से बोल सकते हो आपकी जो हेड है, ठीक है। और संघात्मक बोले तो पूरा संघ लेके चलता है, सारी स्टेट को कवर अप करता है। केसी हियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है, अर्थात एकात्मक अधिक और संघीय कम, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अर्ध संघीय। अर्ध संघीय का क्या मतलब होता है, एकात्मक अधिक, ठीक है, और संघीय कम, मतलब संघ में कम बट आत्मा वाला ज़्यादा इन्होंने बोल दिया है, अकॉर्डिंग टू केसी हेयर, ठीक है। डी बसु के अनुसार भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक का सम्मिश्रण है, मतलब दोनों का मिक्सअप रूप है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में देसी और विदेशी दोनों प्रकार के तत्व हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने विदेश से कॉपी की हैं, जैसे कुछ चीज़ें ब्रिटेन से ली हैं, कुछ अमेरिका से ली हैं, सारे देशों से मिला के ही कुछ रूल हमने ले आए हैं और अपने देश में क्या किए हैं, एक बड़ा सा संविधान बना लिए हैं। भारतीय संविधान की अधिकांश बातें 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। इतनी बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूचियों की। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, ठीक है। जो सबसे पहले संविधान बना उसमें क्या थी, 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अब क्या है, अब कितनी है, 12 हैं। ये भी ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछे कि पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो आपको क्या बताना है, 8। लेकिन अगर बोले अब संविधान में कितनी अनुसूची है तो आपको क्या आंसर देना है, 12। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी या फिर रेलवे में। अब देखते हैं इन अनुसूचियों के बारे में, थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 अनुसूचियां हैं, इनके बारे में डीप नहीं जाना है आपको, सिर्फ आपको उतनी चीज़ें लेनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रथम अनुसूची में आपको क्या ध्यान देना है, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। जो प्रथम अनुसूची है इसमें राज्य और क्षेत्र, मीन्स राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 7 संघीय शासित क्षेत्र हैं। ये तब मैंने नोट्स बनाई थी जब ये चीज़ें ऐसे थीं, लेकिन अब चेंज हो गया है, ठीक है। 28 के बाद फिर से क्या हो गया था, 29 राज्य हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक राज्य जम्मू कश्मीर कम कर दिया गया और वहाँ पे क्या कर दिया गया, 2 आपका संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो अब इस समय पे कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, 9, ठीक है। 28 आपके
राज्य हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 9 कितने, 9 क्या है ये, 9 आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे आपको ध्यान में रखना है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश जो बने हों, जम्मू कश्मीर को तोड़ के बनाया गया, एक तो जम्मू और दूसरा लद्दाख, इतना भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं, ठीक है, इसमें इतना ही अनफ है। दूसरी बस आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रथम अनुसूची में सिर्फ इतना, राज्य और क्षेत्र के बारे, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में वर्णन, मीन्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो वर्णन दिया गया है वो किस में दिया गया है, प्रथम अनुसूची में, एनफ, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका जो है वो वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है दूसरी अनुसूची में, ठीक है, कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब आपको इनके सबके वेतन के बारे में कि किसको कितना वेतन मिलेगा ये दूसरी अनुसूची में है। तो आपको पहला ध्यान में रखना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है कि जो शपथ लेंगे लोग, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राज्य जनसंख्या के अनुपात में इस चीज़ को लिया गया है, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 33 राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र यहाँ पे लिखा है, महाराष्ट्र नहीं है, ये क्या है, MH है, ठीक है, महाराष्ट्र है, इसमें कितने हैं, 19 हैं। आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, बस इतने भी आपको ध्यान में रहेंगे। मतलब आपको सिर्फ क्या फोकस करके रखना है, फोकस सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको रखना है कि राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, मीन्स राज्यसभा की जो 225 सीटें होती हैं उसमें कौन कौन से राज्यों से कितने कितने लोग आएंगे, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। इसके बारे में चौथी अनुसूची में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारी जो 5वीं अनुसूची है वो किस पे है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। मतलब उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान जो भी किए गए हैं, जो उनके रूल्स और रेगुलेशन है 5वीं अनुसूची में, तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। शेड्यूल कास्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। छठी अनुसूची के बारे में देखें तो छठी अनुसूची में स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है इसमें, ठीक है। मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातियाँ रहती हैं उनके प्रशासन संबंधी इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू 6 अनुसूची में, ठीक है, छठी अनुसूची में। नेक्स्ट आपकी जो 7वीं अनुसूची हो जाती है, इसमें क्या है आपको ध्यान में रखना कि संघ राज्यों के बीच कार्यों का वितरण, मीन्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का बीच का मतलब वितरण की कौन को इसका कार्य है, ठीक है, कौन सा टैक्स आपका केंद्र लेगा या कौन सा टैक्स आपका राज्य सरकार लेगा। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें किस में डिस्कस की गई हैं, 7वीं अनुसूची में, मीन्स केंद्र और राज्य के कार्यों का वितरण, बंटवारे के बारे में केंद्र और राज्य के, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, संघ सूची केंद्र सरकार की है, राज्य सूची क्या है, राज्य सरकार की, लेकिन एक समवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य होते हैं लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र का होता है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि 3 तरीके की सूची है, एक तो संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची स्पेशली याद रखना है क्योंकि संघ तो समझ ही रहे हो, राज्य, संघ मतलब केंद्र और राज्य मतलब राज्य सरकार, लेकिन समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों ही होते हैं, लेकिन अंतिम जो डिसीजन लिया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा मान्य होता है, ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो भारत की आधिकारिक भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में बोला गया है। और भारत की पहले कितनी थी, भारत के जो मूल संविधान में 14 आधिकारिक भाषाएं थी। वैसे भाषाएं बहुत हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में, लेकिन हमारी जो आधिकारिक मतलब एक तरीके से ऑफिशियल जो लैंग्वेज मानी गई थी वो 14 थी, लेकिन वर्तमान में इसे 22 कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें भोजपुरी वगैरह जब शामिल किया गया तो ये बढ़ के 22 हो गई। नेक्स्ट आपका आ जाता है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार संबंधी कानून जो कि न्यायिक समीक्षा के बाहर हैं, इसे संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। मतलब आपको ध्यान में रखना है 9वीं सूची में संविधान संशोधन 1951 को संविधान में ले आके जोड़ दिया गया जो कि भूमि संबंधी कानून से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब भूमि संबंधी कानून से रिलेटेड है, 1951 में संविधान में जोड़ा गया इसे, ठीक है, और ये 9वीं अनुसूची इसे बना दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका 10वीं अनुसूची, इसे 52वें संविधान संशोधन में, मतलब पहले 51 था ना आपका, 1951 में जोड़ा गया था और इसे 52वें संविधान संशोधन में 1985 में जोड़ा गया। ये 1951 में था, ये 1985 में। इसमें दल बदल कानून रखा गया, ठीक है।
91 संविधान संशोधन द्वारा इसे फिर से संशोधित कर दिया गया। ठीक है, 91 नंबर जो संविधान संशोधन था उसमें फिर से इसे संशोधित किया गया। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको 10वीं अनुसूची में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, इसमें दल बदल कानून। ठीक है, 10 से दल, दा से 10 और दा से दल, ऐसे ही आपको 10 दा से दल, बस इतना याद रखना है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज को रखा गया, जिसमें 29 विषय हैं। बस आपको ध्यान में रखना है 11वीं में पंचायती राज। ठीक है, बस ऐसे आपको जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। फिर 12वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं तो इसमें 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगरीय स्वशासन को रखा गया है। इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, नगरीय स्वशासन, कितना नंबर सूची, 12। ठीक है, सूची नंबर 12 और ये अंतिम सूची जिसमें नगरीय स्वशासन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें 18 विषय हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रस्तावना, प्रीएम्बल्स। ठीक है, क्या है आपका, प्रीएम्बल्स। ठीक है, प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। ठीक है, देखते हैं क्या है, थोड़ी सी स्टोरी टाइप में है, समझिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं बिल्कुल फोकस करके रखना है, ये वर्ड भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि प्रस्तावना में ये शब्द है या नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को धर्म उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान को अंगीकृत, ठीक है, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये थी संविधान की प्रस्तावना, जिसे बोलते हो स्टेटमेंट एक तरीके से। ये पूरी स्टेटमेंट है, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको वर्ड्स ध्यान में रखेंगे, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जो सबका समाज, धर्मनिरपेक्ष जिसमें धर्म का, और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये कुछ 4-5 वर्ड हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे किसमें, प्रस्तावना में हैं। नेक्स्ट आपका प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को अंत में लागू की गई थी। ठीक है, 1950 के अंत में, ठीक है, मतलब जनवरी के, वही जनवरी का अंत समझ लो। ठीक है, 1950 को अंत में लागू की गई थी। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप मत भूलिएगा। ठीक है, कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को, प्रीएम्बल्स को। जबकि अंबेडकर को अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अंबेडकर ने क्या कहा था, अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना, प्रस्तावना में एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया। पंथ निरपेक्ष समाजवादी जोड़े गए थे जिसमें, उसमें, ठीक है, जो प्रस्तावना थी उसमें 2 बार संशोधन, एक बार संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें 2 वर्ड और जोड़े गए, एक तो पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवादी। ठीक है, और एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था उसी समय। ये वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है जनता दल ने, ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है जनता दल ने 45वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन आज भी ये शब्द अपरिभाषित है, आज भी ये चीज़ें अभी परिभाषित नहीं हो सकी, नहीं जोड़ी गई। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें संविधान की आत्मा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रियम्बल्स को जो कहा जाता है, और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लो, बेरुआरी यूनियनवाद 1960 में कहा गया प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायता देता। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बेरुआरीवाद में कहा गया है। ठीक है, ये संविधान का भाग नहीं है, सिर्फ प्रस्तावना अलग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया। मतलब इस पर कुछ आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 वर्ड जितना मैंने बताया इससे पहले। ठीक है, एक तो आपका 42वां संविधान संशोधन, और संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। बस इतना 2 वर्ड इसमें ध्यान रखोगे, बाकी एक बार मैं
जो पढ़ा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, 2 बार देख लीजिएगा इसको, कहानी ख़त्म। ठीक है, आपको याद रहेगा, कभी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। ठीक है, भारतीय संविधान पर देशी और विदेशी दोनों तरह के संविधानों का प्रभाव है। सबसे बड़ा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव है संविधान पर। संविधान के ऊपर जो प्रभाव है वो देखते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया हमारे देश में? संसदीय पद्धति। ठीक है, जो संसद सत्र होता है या जो संसद होती है हमारी, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया? संसद नाम कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और क्या लिया गया ब्रिटेन से? विधि शासन व्यवस्था। ठीक है, विधि शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति, ठीक है, क्या कर्तव्य है वो, और सामूहिक उत्तरदायित्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कहाँ से लिया गया था, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा देश है ये? ब्रिटेन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है क्या? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन वाला रूल लिया गया कि हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था। ठीक है, जो राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं 12 राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य, उनको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ये वाला रूल लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निदेशक तत्व जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आयरलैंड से लिया गया है। फिर जर्मनी में से क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है कि हमारे देश में जो आपातकाल लगता है या जो लगाया जाए, ठीक है, वो कहाँ से आया है? तो वो जर्मनी के नियम से आया, जर्मनी के रूल से आया हुआ है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से जो हमारा लिया गया संविधान, वहाँ से संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ भी कुछ ली गई हैं। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना। फ्रांस से गणतंत्रात्मक पद्धति ली गई है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखना। और अमेरिका, देखो कुछ चीज़ें हैं जो, एक तो आयरलैंड से, ठीक है, नीति निदेशक तत्व, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, और ब्रिटेन तो बिल्कुल नहीं भूलना है, इसमें संसद से रिलेटेड है। ठीक है, और आपको जो नेक्स्ट याद रखना है वो ध्यान रखना है अमेरिका का। ठीक है, इतना तो कम से कम याद रखना है कि अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से है, जबकि मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको अच्छे से देखना है, अपनी नोट्स वगैरह बना लेनी है। ठीक है, और एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको डेढ़ की स्पीड में करके एक बार फिर से देख के चले जाओ, एनफ होगा आपके लिए पॉलिटी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।